आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की 20 बड़ी खबरों पर। पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्या मामले में गुरमीत राम रहीम समेत 4 दोषियों को उम्र कैद, 50-50 हजार का जुर्माना। साल 2002 में हुई थी पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या। 17 साल बाद पंचकुला की विशेष सीबीआई अदालत से मिला इंसाफ। सीबीआई से राकेश अस्थाना समेत 4 अधिकारियों का ट्रांसफर, कैबिनेट की नियुक्ति मामले की समिति का है ये फैसला। शिमला में प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में मारपीट, पूर्व अध्यक्ष सुखविंदर सुक्खू और मौजूदा अध्यक्ष कुलदीप राठौर के समर्थक रहे। मायावती के भतीजे की होगी बीएसपी में एंट्री। मायावती ने कहा, आकाश को राजनीति से नहीं आंदोलन से जोड़ूंगी। जन्मदिन पर केक लूट की घटना का मायावती ने बचाव किया। कहा, गरीबों के जश्न को मीडिया गलत तरीके से पेश कर रहा है। अमित शाह की तबीयत का मजाक उड़ाने पर भड़की बीजेपी। कहा, कांग्रेस की सोच का इलाज मुश्किल। राहुल गांधी से माफी की मांग। 2 दिन के गुजरात दौरे पर पीएम मोदी साबरमती रिवर फ्रंट गए। सरदार पटेल हॉस्पिटल की नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया। कल वाइब्रेंट गुजरात समिट में शामिल होंगे प्रधानमंत्री। अहमदाबाद शॉपिंग फेस्टिवल का उद्घाटन किया। जैकेट खरीदी। श्रीनगर के भीड़भाड़ वाले इलाके में आतंकी हमला। आतंकवादियों ने पुलिस पर फेंका ग्रेनेड। 4 जवानों समेत 6 लोग घायल। महाराष्ट्र में डांस बार पर नए कानून में सुप्रीम कोर्ट ने दी छूट। शराब पर उसे जाने को मिली परमिशन। नोट उड़ाने पर लगाई पाबंदी। वित्त मंत्री अरुण जेटली का ब्लॉक से विपक्ष पर हमला। कहा, चुनावी साल में विपक्ष को मोदी विरोध की लगी बीमारी। देश हित की कर रहे हैं अनदेखी। 19 जनवरी की रैली को लेकर ममता बनर्जी ने किया विवादित ट्वीट। लिखा, मौत की घंटी बजाने के लिए ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगी रैली। दिल्ली यूपी में गिरफ्तार आईएसआईएस के संदिग्धों के तार पंजाब से भी जुड़े। यूपी के अमरोहा और हापुड़ में 7 और जगहों पर एनआईए की छापेमारी। 3 से पूछताछ। सेना की उत्तरी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह का बयान। पाकिस्तान की ओर से फायरिंग का कड़ा जवाब दे रही है सेना। पिछले 10 साल में सेना ने सबसे ज्यादा आतंकी मारे। दिल्ली में ठंड से पिछले 48 घंटे में 10 और लोगों की मौत। सेंटर फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट का दावा, जनवरी में अब तक 106 लोगों ने तोड़ा था। मेघालय में जयंतिया हिल्स की खदान में फंसे मजदूरों में से एक का शव मिल गया है। 35 दिन बाद 160 फीट नीचे मिला पहला शव। प्रयागराज में संगम तट पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने की मां गंगा की पूजा। राज्यपाल राम नाईक और सीएम योगी भी रहे मौजूद। सिक्किम के पोख्योंग एयरपोर्ट पर एयरफोर्स के AN-32 एयरक्राफ्ट ने की सफल लैंडिंग। पिछले साल पीएम ने किया था एयरपोर्ट का उद्घाटन। 25 जनवरी को होगा नोएडा ग्रेटर नोएडा मेट्रो का उद्घाटन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे शुरुआत। सेक्टर 142 तक यात्रा भी करेंगे। तो देश हित में आज के बड़े सवाल। बीजेपी अध्यक्ष की बीमारी की खबर के साथ ही कांग्रेस की बीमार मानसिकता भी सबके सामने आ गई। अमित शाह को स्वाइन फ्लू हुआ तो कांग्रेस नेता अभी हरि प्रसाद बोले, अमित शाह को सुअर का बुखार आया। देश हित में बड़ा सवाल, बीमारी का मजाक उड़ाना क्या कांग्रेस की मानसिक बीमारी? देश हित की दूसरी खबर, एन बसोरे के माध्यम से राजनीति चमकाने वाले अरविंद केजरीवाल की पोल खोल देने वाली। आपको बता दें, दिल्ली में साल 2019 के 17 दिनों में ही 106 लोगों की मौत ठंड की वजह से हुई। देश हित में सवाल, राजधानी में केजरीवाल की खिलाफ पॉलिटिक्स क्यों? देश के सबसे बड़े मराठा योद्धा के स्टैचू बनने से पहले ही विवादों में आ गए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अरब सागर में शिवाजी स्मारक का काम रोका गया। देश हित में बड़ा सवाल, शिवाजी स्मारक पर देर से क्या जागी महाराष्ट्र सरकार? और वहीं पुणे की सड़कों पर आपको बता दें, जल्द ही रोबोट ट्रैफिक मैनेज करते हुए नजर आएंगे। विदेश में रोबोट बेरोजगार हो गए। जापान में एक होटल ने 100 से ज्यादा रोबोट को काम से निकाल दिया है, क्योंकि वो सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे थे। देश हित में बड़ा सवाल, रोबोट के फेल होने से क्या टल गया इंसानों की नौकरी पर खतरा? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देश हित शुरू करने से पहले आज हमारी अपील देश की जनता से, और ये अपील है कि उन लोगों को गेट वेल सून कहिए जो आम लोगों के नाम पर राजनीति का दावा करते हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक भाषा गाली गलौज वाली होती है। आज देश हित में सोचना होगा कि इसकी भाषा से लेकर राजनीतिक संस्कारों में गाली भर चुकी है। क्या ऐसे नेता देश हित में हैं? 2019 के चुनावों में अब करीब 90 दिन बचे हैं और इन 90 दिनों में राजनीति की भाषा का स्तर कितना शर्मनाक होने वाला है, इसका उदाहरण बनकर खुद कांग्रेस के नेता बीके हरिप्रसाद सामने आए। और ये कतई नहीं माना जा सकता कि बीके हरिप्रसाद का बयान उनका निजी बयान है, क्योंकि जिस पार्टी में आलाकमान की मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता, उसके नेता ऐसा आपत्तिजनक बयान कैसे दे सकते हैं? ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಗಾಬರಿ ಆಗಿ ಜ್ವರ ಬಂದಿದೆ, ಜ್ವರ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಜ್ವರ ಅಲ್ಲ, ಕಮ್ಮಿ ಜ್ವರ ಅಲ್ಲ, ಕಮ್ಮಿ ಜ್ವರ ಅಲ್ಲ, ಕಮ್ಮಿ ಜ್ವರ ಅಲ್ಲ, ಕಮ್ಮಿ ಜ್ವರ ಅಲ್ಲ। इसीलिए आरोप लगते हैं कि गालियों की राजनीति कांग्रेस की परंपरा भी है, संस्कार भी।
संस्कृति भी और मनोविज्ञान भी। कांग्रेस में ये संस्कार आ कहां से रहे, इसका अंदाजा आप कांग्रेस के आला कमान का ये बयान सुनकर लगा सकते हैं। गली गली में शोर है, हिंदुस्तान का चौकीदार चोर है। ये आला कमान की भाषा का ही असर है कि विरोधियों को नीच कहने वाली कांग्रेस की सोच और राजनीति ने एक नया रसातल छू लिया। बीमार अमित शाह हुए और नीच सियासत की बीमारी कांग्रेस की उभर आई। बीजेपी अध्यक्ष को स्वाइन फ्लू हुआ और कांग्रेस ने बीमारी का ऐसा मर्यादाहीन मजाक उड़ाया। ಅಮಿತ್ ಸರ್ ಅವರು ಗಾಬರಿ ಆಗಿ ಜ್ವರ ಬಂದಿದೆ, ಜ್ವರ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಜ್ವರ ಅಲ್ಲ। कांग्रेस में सब जानते हैं कि पार्टी में जो कुछ होता है वो आला कमान की मर्जी से होता है और इसीलिए आरोप लगते हैं कि कांग्रेस की इस नीच सियासत की उद्गम स्थली आला कमान ही है। अपने आप में दिखाता है कि कांग्रेस की संस्कृति कैसी है। इस प्रकार से बीमारी का मौकरी करना, मजाक उड़ाना, ये हिंदुस्तान की जनता है, बहुत संवेदनशील जनता है, ये सब कुछ देख रही है। कांग्रेस नेताओं ने शालीनता और मर्यादा छोड़ दी है। हैरानी नहीं हुई। कुछ घटिया बयानों से कांग्रेस के नेतृत्व की हताशा का पता चलता है। ये हमारे मतभेद होते थे, लेकिन हम ईर्ष्याओं में और विद्वेषों में इतने भर जाएंगे कि शारीरिक और जिस्मानी नुकसान के बारे में सोचने लगेंगे। ये तो बहुत ही क्रूरतम रूप है लोकतंत्र का। बीके हरिप्रसाद ने कांग्रेस की उसी गालीबाज परंपरा और संस्कृति को मजबूत किया है जिसमें विरोधियों को गाली देने पर ताली बजाई जाती है। और आला कमान का जो रिकॉर्ड रहा है उससे उम्मीद भी यही है कि पार्टी में ऐसे नेताओं का कद और पद गाली देने से ही बढ़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश हित में हम कई बार कांग्रेस की गाली वाली संस्कृति के बारे में आपको बता चुके हैं, लेकिन आज इसका दोबारा जिक्र इसलिए जरूरी है क्योंकि ये गाली वाली राजनीति कांग्रेस को बहुत बहुत बीमार कर चुकी है। आइए आपको बताते हैं कि कांग्रेस की ये मानसिक बीमारी किस हद तक बढ़ चुकी है। आज कांग्रेस के राज्यसभा सांसद बीके हरिप्रसाद ने अमित शाह की बीमारी का मजाक उड़ाया और कहा कि उन्हें सुअर वाला बुखार हो गया। इससे पहले आपको याद दिला दें, महाराष्ट्र कांग्रेस के संजय निरुपम ने बीमार मानसिकता वाला बयान देते हुए कहा था कि ऐसा ना हो कि मोदी की पैदाइश के लिए भी कांग्रेस जिम्मेदार। वहीं शशि थरूर का बयान आपको याद होगा, पीएम मोदी शिवलिंग पर बैठे बिच्छू की तरह हैं जिसे चप्पल से नहीं मारा जा सकता। और जिग्नेश मेवाणी ने उन्होंने भी प्रधानमंत्री मोदी को गाली दी। 9 मिनट के भाषण में 6 बार प्रधानमंत्री नमक हराम कहा। राहुल गांधी खुद ही प्रधानमंत्री को चोर कहकर इस बीमार राजनीति के मुखिया बन चुके हैं, किसी से छिपा है क्या? और कांग्रेस इस देश की देखिए सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है, लेकिन इस महान लोकतंत्र ने फिलहाल उसे विपक्ष का दर्जा भी नहीं दिया हुआ। तो क्या ये मान लिया जाए कि कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभाने लायक है ही नहीं? दरअसल विपक्ष सरकार को याद दिलाता है कि वो जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी न भूले। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस जनता को वोट समझ बैठी। विपक्ष की भूमिका होती है कि वो सरकार की नीतियों के सामने और बेहतर नीति पेश करके दिखाए। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने सिर्फ विरोध के लिए विरोध किया। विपक्ष सिर्फ सिद्धांतों के आधार पर मतभेद रखता है, वो मनभेद को बढ़ावा नहीं देता। लेकिन कांग्रेस ने राजनीतिक रिश्तों की सारी मर्यादा तोड़ दी। और देश हित में यह जरूरी है कि कांग्रेस एक बार पीछे मुड़कर देखे। आगे बढ़ने के लिए ऐसा करना कई बार जरूरी होता है। आगे बढ़ते हैं। सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से आपने भी सुना होगा और देखा होगा 10 ईयर चैलेंज छाया हुआ है। फेसबुक, ट्विटर हो या फिर इंस्टाग्राम, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोग अपनी 10 साल पुरानी तस्वीर को ताजा तस्वीर के साथ जोड़कर पोस्ट कर रहे हैं। लेकिन हम प्रधानमंत्री मोदी के 10 ईयर चैलेंज का विश्लेषण करेंगे। मोदी 10 साल पहले जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उनके बयान आपको सुनाएंगे, तब के बयान दिए हुए और अलग अलग मुद्दों पर मोदी क्या कहते थे ये भी आपको सुनाएंगे। यूं तो पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर अभी तक 10 इयर्स चैलेंज को लेकर कुछ भी पोस्ट नहीं किया है, लेकिन अलग अलग मुद्दों पर पीएम मोदी का रुख आज भी वही है जो 10 साल पहले था। गुड गवर्नेंस की पहचान। पाकिस्तान को लेकर भी पीएम मोदी के रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। वोट बैंक की सरकार होने का परिणाम यह है कि बांग्लादेशियों के कारण पूरा आसाम परेशान है और मेरे कारण पूरा पाकिस्तान परेशान है। तो ये मोदी है, उसी भाषा में जवाब देना जानता है। पाकिस्तान की फौज को फोन करके बता दो कि आज रात हमने ये किया है, ये लाशें वहां पड़ी होगी, तुम्हें समय हो तो जाकर के ले आओ।
तब भी मोदी देश की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करने की बात सिखाते थे और आज भी। वो समाज जो अपनी सांस्कृतिक विरासत का गौरव नहीं करता है और नई पीढ़ी को संक्रमित करके देने का प्रयास नहीं करता है, तो समाज जीवन में ठहराव आ जाता है, और जहां ठहराव होता है वहीं विकृतियों का आरंभ होता है। विश्व की हर पंथ, हर परंपरा, हर आचार विचार उसको किसी न किसी रूप में ये भारत अपने में समेटे हुए है। ये हमारी विरासत है, ये हमारी ताकत है। 10 साल पहले मोदी 58 साल के थे और तब देश के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि गुजरात के मुख्यमंत्री थे। 10 साल पहले यानी जनवरी 2009 में ही मोदी ट्विटर पर आए थे। आज एक दशक के बाद पीएम मोदी ट्विटर पर दुनिया के सबसे ज्यादा फॉलोवर वाले राजनेताओं में शुमार हैं। पीएम मोदी के 45.1 मिलियन फॉलोवर हैं। मोदी ने मई 2009 में फेसबुक ज्वाइन किया। 2019 में मोदी के 43 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि मोदी कितनी तेजी से सिर्फ देश में ही सबसे पसंदीदा नेता नहीं बल्कि दुनिया के भी ताकतवर नेताओं में शामिल हो गए। इन्हीं 10 वर्षों के दौरान ही पीएम मोदी देश के प्रधानमंत्री बने और 10 ईयर चैलेंज का ये 10वां साल ही ये भी तय करेगा कि देश मोदी को एक बार फिर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाएगा या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पीएम मोदी बार बार डिजिटल ट्रांजैक्शंस पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं और आज हम देश हित में आपको दिखा रहे हैं पीएम मोदी की डिजिटल शॉपिंग। तो दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो और उसके बाद अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर पहले अहमदाबाद शॉपिंग फेस्टिवल का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने यहां रुपए कार्ड से अपने लिए एक जैकेट भी खरीदी। खादी और विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड के स्टॉल पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने लिए सुनहरे रंग की एक जैकेट पसंद की। तस्वीर आपके स्क्रीन पर है। ये जैकेट आपको बता दें मोदी जैकेट के नाम से दुनिया भर में मशहूर है। इसके बाद जब जैकेट के लिए पेमेंट की बारी आई तो प्रधानमंत्री ने क्या किया मीमांसा? रुपए कार्ड दिया। डिजिटल पेमेंट करने के बाद पीएम मोदी ने उसकी रसीद ली और स्टॉल पर मौजूद सेल्समैन से हाथ भी मिलाया। देखिए तस्वीरें आप। तो रुपे भारतीय कार्ड पेमेंट गेटवे है जिसे नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के बाद विदेशी पेमेंट गेटवे वीजा और मास्टर कार्ड के मुकाबले रुपए की रेंज भी लगातार बढ़ रही है। और देश हित के जरिए हमारी कोशिश यह भी रहती है कि हम आपके एक्स्ट्रा जानकारी आपको किसी तरह से पहुंचाते रहें। इसी कड़ी में हम आपके लिए अपनी स्पेशल सीरीज लेकर आए हैं इलेक्शन फ्लैशबैक के जरिए। हम अपने दर्शकों को क्या बताएंगे मीमांसा? हम ये बताने की कोशिश करें कि देश में हुए चुनावों में कब क्या हुआ था और आज हम आपको दिखा रहे हैं 2014 लोकसभा चुनाव में ब्रांड मोदी का डंका जो पड़ गया था बाकी सब पर भारी। देखिए सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। वो 2013 था जब मोदी को गोवा में बीजेपी ने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया था और फिर मोदी की अगुवाई में बीजेपी के ताबड़तोड़ प्रचार ने सभी को पीछे छोड़ दिया था। प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने से पहले बतौर सीएम दिल्ली के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पीएम मोदी ने एक भाषण दिया था। इसी भाषण से पूरे देश ने ब्रांड मोदी को समझा था। जो आशावादी होंगे वो कहेंगे आधा ग्लास भरा हुआ है, जो निराशावादी हैं वो कहेंगे आधा ग्लास खाली है। 2014 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान मोदी की भाषा शैली इतनी आकर्षक थी कि हैदराबाद में तो लोग 5-5 रुपए का टिकट खरीदकर उन्हें सुनने के लिए पहुंचे थे। प्रचार करने के तरीकों में भी बीजेपी विरोधियों से आगे रही। फेसबुक, ट्विटर, एसएमएस, वॉइस कॉल से प्रचार के अलावा बीजेपी ने 3D सभाएं की, जिससे मोदी एक बारी में अलग अलग जगहों पर भाषण देते हुए दिखाई देते थे। अब की बार मोदी सरकार और अच्छे दिन के नारे के साथ मोदी के तेज तर्रार भाषणों ने बीजेपी के लिए ऐसा माहौल बनाया कि पार्टी को 282 सीटें मिली और कांग्रेस 44 सीट तक सिमट गई।
2014 के चुनाव में मोदी ने रोजाना करीब 13 घंटे प्रचार किया और 477 रैलियां की। बीजेपी ने साइबर कैंपेन के जरिए भी 22 लाख लोगों को जोड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात दिल्ली की केजरीवाल सरकार की बड़ी नाकामी की। क्या आप यकीन करेंगे कि देश की राजधानी में नए साल के इन 17 दिनों में 106 लोगों की मौत ठंड की वजह से हो चुकी है। रैन बसेरों का इंतजाम करने का दावा करने वाली दिल्ली सरकार की पोल खोलती ये रिपोर्ट देखिए। सचमुच कितना बदल गया इंसान। दिल्ली के लोगों के बीच आम आदमी का नारा लगाकर सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने वाले केजरीवाल ऐसे सत्तानशी हुए कि सारे वादे भूल गए। इस बार दिल्ली में कड़कड़ाती ठंड पड़ रही है, लेकिन दिल्ली सरकार के इंतजामों की पोल खोलने वाला आंकड़ा सुनकर आप भी सन्न रह जाएंगे। दिल्ली में 1 जनवरी से लेकर अब तक 100 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, जिसका सीधा मतलब यह है कि केजरीवाल सरकार गरीबों को रैन बसेरे देने तक में नाकाम रही है। एनजीओ सेंटर फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट के मुताबिक दिल्ली में नए साल की पहली तारीख से लेकर अब तक 106 मौत हो चुकी हैं। इनमें से 80% मरने वाले वो लोग थे जिनके पास रहने के लिए घर नहीं था। जनवरी 1 से लेकर 14 जनवरी तक करीब 96 लोगों की ठंड से मौत हुई है, जिसमें कि 80% लोग बेघर हैं। बावजूद इसके कि दिल्ली में रैन बसेरों का इंतजाम किया गया है, तो फिर लोग सड़कों पर क्यों सो रहे हैं? 15-16 दिनों के अंदर 100 से ज़्यादा जो होमलेस लोग हैं उनकी मौत हो चुकी है, जिसकी वजह एक बड़ी ठंडा मौसम है। इन लोगों की हालत भी बहुत बुरी होती होगी, खास तौर पर जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। बुजुर्ग कलावती भी सड़क पर रात गुजारने को मजबूर है। इस बुढ़ापे में कहाँ जाएं, क्या करें? आप अभी कहाँ रहते हो? अभी यही राहत है, सड़क में रहते। हाँ। खाना वाना मिल जाता है? हाँ। और रात को ठंड लगती होगी? हाँ। दिल्ली सरकार ने रैन बसेरे तो बना दिए, लेकिन शौचालय और बिजली की व्यवस्था ही नहीं है, और रैन बसेरों में गुंडागर्दी से भी लोग परेशान हैं। अभी इसमें 80 से ऊपर है। अभी एंट्री कर रहा हूँ। कितने लोगों की है? 64 लोगों की जगह 64 है, लेकिन रह 80 रहे। जी। तो कैसे यहाँ पर ये लोग रह रहे हैं 80 लोग 64? ये आपस में एडजस्ट करते हैं ना, थोड़ा इधर उधर करके। उम्मीद है कि केजरीवाल की चैन की नींद इन तस्वीरों को देखकर शायद टूट जाए, या पता नहीं पूर्ण स्वराज की केजरीवाल वाली परिभाषा कहीं यही तो नहीं कहलाती है। निवृत्ति मोहन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। और अब देखिए केजरीवाल की वादा करो और भूल जाओ पॉलिटिक्स, क्या क्या वादे किए और कितने पूरे हुए, ये देखिए जरा। तो सरकार बनाने के लिए तमाम वादे किए थे, लेकिन जब वादे पूरे नहीं हुए तो वादे पूरे नहीं करने की जिम्मेदारी का ठीकरा फोड़ दिया केंद्र सरकार के। पहले कहा था, आपको याद होगा, कि बेघर लोगों का ख्याल रखा जाएगा, लेकिन हुआ क्या? अब ठंड से मौतों के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर को जिम्मेदार बता दिया गया। आम लोगों के लिए पार्टी बनी थी, लेकिन अब खास लोगों की पार्टी बनकर रह गई। आम लोगों की बात को तवज्जो देने का वादा किया गया, लेकिन अब पार्टी में तानाशाही रवैया देखने को मिल रहा है। याद होगा आपको, भ्रष्टाचार का मुद्दा सबसे ऊपर हुआ करता था, लेकिन अब पार्टी नेताओं पर भ्रष्टाचार के ही आरोप हैं। पार्टी में लोकतंत्र सबसे ऊपर रहेगा, यही कहा गया था, लेकिन अब केजरीवाल की मनमानी चल रही है। अरविंद केजरीवाल तो ये भी कहते थे कि राजनीति में नहीं आऊंगा, फिर बाद में कह दिया राजनीति में आना जरूरी है। केजरीवाल ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी दुश्मन नंबर 1 है, लेकिन अब कहा कि कांग्रेस अछूत नहीं है, मिलकर चलेंगे। लोकतांत्रिक मूल्य सबसे ऊपर बताया करते थे, लेकिन योगेंद्र और प्रशांत ने अराजक व्यक्ति बताया। पहले कहा था कि पार्टी आम सहमति से ही चलेगी, लेकिन अब आप देख ही रहे हैं, आम आदमी पार्टी सिर्फ मेरी मर्जी से ही चलती है और चलेगी। आपको बता दें, सीबीआई में हुए विवाद के बाद सीबीआई का मिशन क्लीन अब शुरू हो चुका है, उसे क्लीन करने का मिशन शुरू हो चुका है। कैबिनेट मामलों की नियुक्ति समिति ने राकेश अस्थाना सहित 4 अधिकारियों को हटा दिया है। स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना, जॉइंट डायरेक्टर AK शर्मा, DIG मनीष कुमार सिन्हा और साथ ही SP जैन जे नाइक
नवारे को सीबीआई से हटा दिया गया है। राकेश अस्थाना 5 साल के डेप्यूटेशन पर सीबीआई में आए थे, लेकिन समय से पहले ही उन्हें हटा दिया गया। इससे पहले आपको याद दिला दें, 23 अक्टूबर को सीबीआई के तत्कालीन डायरेक्टर आलोक वर्मा से विवाद के बाद राकेश अस्थाना को छुट्टी पर भेजा गया था। राकेश अस्थाना के खिलाफ सीबीआई ने भ्रष्टाचार का केस भी दर्ज किया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने राकेश अस्थाना के खिलाफ जांच 10 हफ्ते में पूरी करने का आदेश भी दिया था। तो इस वक्त ये देश हित ब्रेकिंग हम आपको दे रहे हैं, किस तरह से सीबीआई में ये मिशन क्लीन जो है वो इस वक्त चल रहा है। कैबिनेट मामलों की नियुक्त समिति ने राकेश अस्थाना समेत 4 अधिकारियों को सीबीआई से हटा दिया है। नाम एक बार फिर से आपको बता देते हैं, स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना, जॉइंट डायरेक्टर ए.के. शर्मा, डीआईजी मनीष कुमार सिन्हा और एसपी जयंत जे नायकनवारे को सीबीआई से हटा दिया गया है। और ज्यादा डिटेल्स के लिए रुक करते हैं मीडिया संवाददाता जितेंद्र शर्मा का। जितेंद्र, और क्या डिटेल्स हैं? देखिए रीति, जो 4 ऑफिसर्स हैं सीबीआई के, उन सबको सीबीआई से रिप्लेस कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरह से सीबीआई के अंदर हालात बने हुए थे उसके बाद ये जरूरी हो गया था कि 4 ऑफिसर से हमको सीबीआई से निकाला जाए, जिसमें राकेश अस्थाना जो कि स्पेशल डायरेक्टर हैं, ए.के. शर्मा जो कि जॉइंट डायरेक्टर थे, और उसके अलावा मनीष कुमार सिन्हा और जयंत जो कि एसपी थे। इन चारों को जी जितेंद्र, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, आवाज आपकी स्पष्ट नहीं आ रही है, लेकिन सीबीआई में ये बड़ा फेरबदल जो देखने को मिल रहा है और 4 अधिकारियों को निकाल दिया गया है। और अब हम देश हित में आपको ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जो हर माँ बाप और हर परिवार के लिए बेहद जरूरी है। ये खबर मुंबई में 15 साल की एक बच्ची ने आत्मा बुलाने के चक्कर में खुदकुशी कर लेने से जुड़ी है। ये श्रावणी नाम की ये बच्ची इंटरनेट पर अध्यात्म, मृत्यु और आत्मा से जुड़े वीडियो देखा करती थी। ऐसे वीडियो से उसे भरोसा हो गया कि मौत के बाद आत्मा को इंसानी शरीर में वापस बुलाया जा सकता है। और इसी सनक में बच्ची ने घर के बाथरूम में खुद को फांसी लगा ली। श्रावणी की मौत इंटरनेट और मोबाइल की सनक से हुई मौत का पहला मामला नहीं है। वैसे इसके पहले भी वीडियो गेम्स और यूट्यूब पर खतरनाक वीडियोस की वजह से कई बच्चे अपनी जान गंवा चुके हैं। इसीलिए आपको भी अपने बच्चों पर नजर रखनी होगी कि आपके बच्चे कंप्यूटर में क्या देखते हैं और इंटरनेट की दुनिया उन्हें कैसे बीमार बना सकती है। बहुत ध्यान से देखिए आप ये रिपोर्ट। चलिए आपको ये भी बता दें, आपके लिए ये जानना बहुत ही जरूरी है कि आप अपने बच्चे को इंटरनेट के खतरों से कैसे बचा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले अपने बच्चों को इंटरनेट के खतरों के बारे में बताइए। आप अपने बच्चों से इंटरनेट के बारे में चर्चा करें कि वो कौन सी साइट्स देखते हैं। अगर आपका बच्चा ऑनलाइन गेम में ज्यादा वक्त बिताता है तो उसे रोकने की कोशिश कीजिए। ऐसा करके आप अपने बच्चे को इंटरनेट गेमिंग एडिक्शन के शिकार होने से बचा सकते हैं। इंटरनेट गेमिंग एडिक्शन से बच्चों का धैर्य खत्म होने लगता है, वो एग्रेसिव यानी हिंसक हो जाते हैं। अपने बच्चे का कंप्यूटर या मोबाइल नियंत्रित करें जिस पर वो ऑनलाइन खेल खेलता है, उन पर जरूर नजर बनाकर रखें।